1. रस और भाव। रस स्थायी भाव का परिपाक है, जबकि भाव मन की अस्थिर अवस्था है। रस का अनुभव पाठक या श्रोता को होता है, जबकि भाव काव्य के पात्र के मन में होते हैं। रस स्थायी और आनंददायक होता है, जबकि भाव क्षणिक और चंचल होते हैं। रस की संख्या 9 मानी गई है, जबकि भाव स्थायी, संचारी और सात्विक में विभाजित हैं। 2. समास और समस्त पद। समास एक व्याकरणिक प्रक्रिया है, जबकि समस्त पद उस प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है। समास विग्रह करने की क्रिया है, जबकि समस्त पद विग्रह करने के बाद प्राप्त होने वाले पद हैं। समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, जबकि समस्त पद में वे शब्द मिलकर एक नया शब्द बन जाते हैं। समास एक तरह से जोड़ने की क्रिया है, जबकि समस्त पद उस जोड़ का परिणाम है। 3. लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य या कथन होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का एक अंश होता है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ ही उसका वास्तविक अर्थ होता है, जबकि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। लोकोक्ति में कोई नैतिक शिक्षा या अनुभव का ज्ञान छिपा होता है, जबकि मुहावरा भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में क्रिया या विशेषण के रूप में होता है। 4. संधि और समास। संधि 2 वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से होता है। संधि में वर्णों के मेल के कारण स्वरूप में परिवर्तन होता है, जबकि समास में शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है। संधि के 3 प्रमुख भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जबकि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। संधि का उद्देश्य उच्चारण में सरलता लाना है, जबकि समास का उद्देश्य भाषा को संक्षिप्त बनाना है। 5. कारक और विभक्ति। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को दर्शाता है, जबकि विभक्ति वह चिन्ह है जो कारक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कारक एक व्याकरणिक संबंध है, जबकि विभक्ति उस संबंध को दर्शाने वाला प्रत्यय है। कारक की संख्या 8 मानी गई है, जबकि विभक्तियां इन कारकों के अनुरूप अलग अलग होती हैं। कारक वाक्य में शब्द की भूमिका बताता है, जबकि विभक्ति उस भूमिका का चिन्ह या टैग है। 6. संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराती है, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि सर्वनाम का अर्थ संज्ञा पर निर्भर करता है। संज्ञा के 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जबकि सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। संज्ञा वाक्य की मुख्य संरचना होती है, जबकि सर्वनाम भाषा को बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बचाकर सरल बनाता है। 7. विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण का प्रश्न कैसा, कौन सा, कितना आदि से होता है, जबकि क्रिया विशेषण का प्रश्न कैसे, कब, कहाँ, कित